अपने सीनियर्स के टच में रहें, जिसने किया है एग्जाम उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे। अपने मन से कोई भी कोर्स नहीं खरीद लेना, ऐसे कुछ भी खरीद लिया और उसमें पूरा टाइम हमने लगा दिया। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, कि आप अपने आप को बाउंड मत कीजिए ओनली जस्ट ऑन द एग्रीकल्चर एग्जाम्स, ठीक है। तो मैंने कोई, पहले मैं बता दूं, मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा मेंस के लिए, प्री के लिए, कोई भी पूरा सेल्फ स्टडी से किया है। इंटरव्यू में पहले ही बता दूं, लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं होता। मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। और उसी वजह से मेरा नीमरा सुंडा को मेरा काफी टाइम रिवीजन हो चुका था, और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन लाइक वी कैन से 60% क्वेश्चन सुंडा से ही आ जाते हैं। फर्स्ट सैलरी काफी अच्छा लगा, इतना अमाउंट कभी बैंक में उसमें देखा नहीं था कि इतना अमाउंट एकदम से आता है। सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, पूरा एनवायरमेंट नया है, रूम वूम सेट करना है, सारी चीजें सेट हो रही हैं धीरे धीरे। जब एक सेटअप बन जाएगा पूरा, तब तैयारी करूंगा, सोच रहा हूँ नाबार्ड का तैयारी करूंगा। हाँ, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मैं जैसा युमल ने बताया, सहारनपुर से हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बांध यूनिवर्सिटी से किया हॉर्टिकल्चर में लास्ट ईयर। और मैंने जेआरएफ भी किया था, मैंने यूपी कैडेट भी दिया था, और साथ ही में मैंने आईबीपीएस एसओ भी दिया, जो कि क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। बस अभी मैं पोस्टेड हूँ जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। तो बेसिकली मैं जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहा था स्टार्टिंग से ही, थर्ड ईयर से ही मैंने दिमाग में ठान लिया मेरे को जेआरएफ करना है। और उसका रीजन क्या था कि मेरे को जेआरएफ क्यों करना था, कि हमारे मन में होता है कि यार ये एफ ना बहुत टफ है, इसमें इंग्लिश आती है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, हम लोगों से नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में भी यही फियर था कि मुझसे एफओ तो होगा ही नहीं, तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी भी कि मेरे को एफओ करना है, और ना ही मेरे दिमाग में कभी भी था। तो इसलिए मैंने क्या चूज किया कि मेरे को जेआरएफ करना, और जेआरएफ से एमएससी करना है। तो मैंने पूरे साल, 1.5 साल तक जेआरएफ की तैयारी की हॉर्टिकल्चर से, और मेरा रैंक आया 113 एंड ग्रुप रैंक 43 इन ओबीसी कैटेगरी हॉर्टिकल्चर से जेआरएफ मैंने किया था। तो जेआरएफ करने के बाद सितंबर में मेरा जेआरएफ फिनिश होता है। लेकिन जेआरएफ की तैयारी करने में मेरी एक सिटिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो चुकी थी, और मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ना मेरे लिए काफी इजी हो चुका था। तो इसीलिए मेरे को लगा कि अब क्या किया जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि एफओ की ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरी पढ़ने की हैबिट बन चुकी थी, सिटिंग कैपेसिटी बन चुकी थी। जब आप 10-12 घंटे पढ़ते हो, आपके लिए सब कुछ इजी हो जाता है, अगर आप इतना टाइम डेडिकेट कर सकते हो। मैं घर पे था, क्योंकि कॉलेज फिनिश हो चुका था, और उसके बाद मेरे पास ही में लाइब्रेरी है, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, मैंने सिलेबस देखा, अपने सीनियर से बात की, उन्होंने बताया कि ये कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब जो क्वांट के, अगर मतलब मैं पूरा सिलेबस नहीं कवर किया, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को मैंने चूज किया जिनको मैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कवर कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास सितंबर में मेरा ग्यारह हुआ था, मेरे पास ओनली 3 महीने थे। तो मैंने 3 महीने में प्री का तैयारी किया पूरा। सितंबर से पूरा चला गया था अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीने मैंने पूरा प्री को फोकस किया। प्री में मेरा स्कोर था 30 मार्क्स, एंड दैट इज इनफ टू क्रैक, बिकॉज यू डू नॉट नीड वेरी मच मार्क्स इन प्री, यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई इट। उतना मार्क्स मेरा आ गया था। इंग्लिश मेरा ठीक था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में काफी इंग्लिश को लेकर सीरियस था, तो मैं काफी काम करता रहता था। बट क्वांट और रीजनिंग मैंने कभी नहीं पढ़ा था, दैट वाज वेरी न्यू फॉर मी। बट उसके लिए मैंने वर्क किया काफी ज्यादा, पूरा टाइम मैंने अपना क्वांट और रीजनिंग को ही डेडिकेट किया। इसी वजह से मेरा क्वांट और रीजनिंग भी सही हो गया था 3 महीने के टाइम में ही। ज्यादा टॉपिक्स नहीं, थोड़े थोड़े टॉपिक्स सिखाए जिसको हम इजिली शॉर्ट पीरियड टाइम में कवर कर सकते हैं। तो वही मैंने किया। और क्योंकि मैंने जेआरएफ किया था और मैंने कैडेट भी दिया था, उसी वजह से मेरा मेंस स्ट्रांग हो चुका था। तो मेरे को ओनली अलाइड सब्जेक्ट पढ़ने थे, जिसमें फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड स्कीम्स वगैरह मेरे लिए बची थी, क्योंकि एग्रोनॉमी ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी थी। तो इसीलिए मैंने 1 महीने में मेरा मेंस भी हो गया पूरा, और इंटरव्यू भी अच्छा हो गया था, तो इसीलिए पहुंच गए यहाँ। मेंस से मेरा स्कोर था 35.5। कट ऑफ इस बार जो टोटल ओवरऑल कट ऑफ की अगर बात करें, तो मतलब मेंस का जो कट ऑफ था वो 27.5 था, एंड ओवरऑल कट ऑफ जो था वो 62 पॉइंट समथिंग था ओबीसी कैटेगरी में, एंड जनरल में 63 था आई थिंक। हाँ, 1 महीने में मैं बोलूंगा कोई भी कवर नहीं कर सकता। मैंने पहले से ही, क्योंकि जेआरएफ के टाइम पे जेआरएफ में एक स्लिप, मतलब एक पोर्शन होता है जनरल एग्रीकल्चर का, तो उसके लिए मैंने नियमरा सुंडा को लगभग 3 टाइम पढ़ा था। और उसी वजह से मेरा नियमरा सुंडा को मेरा काफी टाइम रिवीजन हो चुका था, और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन लाइक वी कैन से 60% क्वेश्चन सुंडा से ही आ जाते हैं। तो मैंने उस टाइम में बस सुंडा को रिवाइज ही मैंने किया था, क्योंकि मेरे को पता था मेरा प्री हो गया, मेंस तो मैं कर ही लूंगा। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं इसको कर सकता हूँ 1 महीने में, इसलिए मैंने मेंस के लिए कोई पढ़ाई नहीं की थी। बस ओनली मेरे को था कि हाँ प्री की जरूरत है, मेंस के लिए तैयारी कर लूंगा। और मैंने ये भी था कि प्री देने के बाद भी मैंने वेट नहीं किया रिजल्ट आने का, कि हाँ रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी करूंगा। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं, वो वेट करते हैं। मेरे को था कि हाँ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब ठीक है।
अपना क्या है, पढ़ते रहो 1 महीना, अब इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, 1 महीना और पढ़ लेंगे क्या होगा। तो मैंने एग्जाम देने के बाद ही प्री के पढ़ना शुरू कर दिया था मेंस के लिए। तो मैंने कोई, पहले मैं बता दूं, मैंने कोई कोर्स नहीं खरीदा मेंस के लिए, प्री के लिए, कोई भी पूरा सेल्फ स्टडी से किया है। मेरे एक फ्रेंड से मैंने कुछ बुक्स मंगा ली थी उसी से, कुछ टाइम के लिए, कि भाई तू मेरे को पढ़ने के लिए दे दे। उसकी बुक्स मैं ले आया था, मैंने पढ़ा उनको। उसमें मेनली एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज और इंजीनियरिंग की बुक्स थी, जिसको मैंने विद इन ए वीक फिनिश कर दिया था। क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता है वो, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ते हो पूरा दिन, 2 दिन में आपको फिनिश कर दोगे। फिशरीज है आपका, हस्बेंड्री है, इंजीनियरिंग, आपको 2 2 दिन में फिनिश कर सकते हो उसको बड़ा इजीली, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। तो वो मैंने फिनिश कर लिया था बहुत आसानी से। और एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, ये सब मैंने पढ़ रखे थे ऑलरेडी, तो इसको मैंने बस रिवाइज ही किया था उस महीने में। प्री के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए प्री बड़ा टफ हो जाता है। तो प्री के लिए हम लोग गलती क्या करते हैं, हम जो एग्री कोचिंग्स वगैरह है इनको ज्वाइन कर लेते हैं, और वहां का कंटेंट इतना सॉलिड नहीं है। वो लोग मेंस में उनका कंटेंट सॉलिड है, आई अग्री, बट दे आर नॉट इनफ मैच्योर, लाइक इसमें प्री के लिए वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका कंटेंट, और ना ही उतने अच्छे एजुकेटर उनके पास हैं। तो हमको प्री के लिए फोकस करना चाहिए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, देयर कंटेंट इज फ्रीली अवेलेबल इन यूट्यूब, सो ज्वाइन दीज चैनल्स, ओके। उनको वहां से पढ़ें, और मैंने पूरा सिलेबस वहीं से कवर किया है। मैंने प्री के लिए भी कोई कोर्स परचेज नहीं किया। जितनी वीडियो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, जो आईबीपीएस पीओ के लिए होती है, मैंने वो देखता था मैं। हम लोग गलती करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं आईबीपीएस एएफओ की तैयारी के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आईबीपीएस पीओ एंड प्री, एसओ, इनका सबका प्री का सिलेबस सेम ही होता है। तो हमको वो देखना है, उस लेवल की हमको तैयारी करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा ज्यादा टाइम देना है प्रैक्टिस में, तो आप इजीली इसको अचीव कर सकते हो। इंटरव्यू में पहले ही बता दूं, लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं होता। मैं कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। बट उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन मुझसे किए, तो मैंने हिंदी में ही आंसर किया। जिसने मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया, मैंने इंग्लिश में आंसर किया। मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ था, लगभग 10 मिनट के आसपास चला था। और क्वेश्चंस काफी इजी थे और काफी डिफिकल्ट भी थे। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, जब मैं से पूछा, उनको पता था कि मैं हॉर्टिकल्चर से बीएससी किया, तो काफी डीप चले गए थे। लाइक दे वर आस्किंग अबाउट जैम, जेली, देयर परसेंटेज, सुगर परसेंटेज, एसिड परसेंटेज, ऑल दीज थिंग्स दे वर आस्किंग टू मी। तो मैंने जेआरएफ किया था, तो मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने सब बता भी दिया था। तो क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, बट आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका बोलने का तरीका क्या है, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ये सब चीज देखी जाती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इंटरव्यू को भी। फर्स्ट सैलरी काफी अच्छा लगा, इतना अमाउंट कभी बैंक में उसमें देखा नहीं था कि इतना अमाउंट एकदम से आता है। तो काफी अच्छा था। अच्छा है, बेकर मैं बता दूं, मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं है किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे। आई एम द फर्स्ट वन इन माय होल फैमिली हु इज लाइक ऑन अ गवर्नमेंट जॉब। कोई नहीं है पूरे बैकग्राउंड में। तो मैं पहला ही हूँ जो यूनिवर्सिटी तक भी गया, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। तो मेरे लिए बड़ा ही मतलब डिफिकल्ट भी था कि उस बैकग्राउंड से आके, जहाँ पे कोई नहीं है आपके आस पास, पूरी सराउंडिंग में कोई किसी गवर्नमेंट नहीं है, आपको वहां जाना तो डिफिकल्ट भी था। बट ऑन द सेम टाइम मैंने इतना हार्ड वर्क किया, तो मेरे लिए वो, मेरे को उतना टफ भी नहीं लगता है, इजी लगता है मेरे को काफी। क्योंकि जितने भी मैंने एग्जाम दिए हैं सारे क्लियर हो गए हैं स्मूथली काफी। और ये भी काफी स्मूथली मेरे को 3 महीने में यहाँ पहुंच गया मैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए, कि आप अपने आप को बाउंड मत कीजिए ओनली जस्ट ऑन द एग्रीकल्चर एग्जाम्स, ठीक है। एक आईटी ग्रेजुएट जो होता है ना, जो बंदा बीटेक करता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, वो एसएससी का भी तैयारी करता है, वो यूपीएससी का भी तैयारी करता है, वो बैंकिंग का भी तैयारी करता है। तो हम लोग अपने आप को एग्रीकल्चर ग्रेजुएट मान के अपने आप को एक बाउंड्री बना लेते हैं कि हमारे लिए बस आईबीपीएस एसओ ही है, या हमारे लिए टीए ही है। अगर आप यूपी में हो तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, आप क्यों नहीं तैयारी करते हो? आप तैयारी कीजिए एसएससी का, आप तैयारी कीजिए यूपीएससी का, आप बैंकिंग पीओ का तैयारी कीजिए। अगर आप एफओ का तैयारी कर रहे हैं, एफओ नहीं निकल रहा है, पीओ का तैयारी कीजिए। अगर आप मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्री अच्छा है, आपका प्री में स्कोर अच्छा था, पीओ की तैयारी कीजिए, आप क्लर्क की एग्जाम दीजिए। आप ग्रेजुएट हैं, आप सभी जॉब्स में एलिजिबल हैं, जितनी भी ग्रेजुएशन वाली जॉब आती है सब में अप्लाई कीजिए, और सबके लिए तैयारी कीजिए। अगर आपको जॉब चाहिए चाहिए, अपने आप को साउंड मत कीजिए कि आप बस हमें एएफओ का ही तैयारी करना है, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए एएफओ के पीछे। एफओ के पास टारगेट्स होते हैं कि लाइक यू यू हैव टू मतलब इतना लोन आपको देना ही देना होगा, इस तरह के टारगेट्स होते हैं। बट टोपियो के पास कोई टारगेट्स नहीं होते, दे जस्ट डू देयर ऑपरेशन वर्क। चीजें नई हैं, उनको सीख रहा हूँ, उसको सीखने के बाद जैसा फील होता है, बिकॉज सोच रहा हूँ कि तैयारी करूंगा नाबार्ड का। जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा सेट हो जाता हूँ, कभी
सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, पूरा एनवायरमेंट नया है, रूम वूम सेट करना है, सारी चीजें सेट हो रही हैं धीरे धीरे। जब एक सेटअप बन जाएगा पूरा, तब तैयारी करूंगा, सोच रहा हूँ नाबार्ड का तैयारी करूंगा। वर्क कल्चर काफी अच्छा है। और प्रेशर भी काफी मतलब होता है, प्रेशर इन द सेंस कि आपको जब आप बैंक में घुसे हो और शाम को निकलते हो तब तक आपके पास तो काम रहेगा, क्योंकि आपको जनरल लोगों से भी डीलिंग करनी होती है। आपको फील्ड इंस्पेक्शन भी आपके पास रहते हैं। आपने जिसको लोन दिया है, या लाइक केसीसी आपको दिया है, आपको केसीसी का रिन्यूअल का मेन काम होता है। आपको रिकवरी करानी होती है, जिनको लोन दिया उनसे आपको इंटरेस्ट जमा कराना है। आपको नए केसीसी लोगों को देने हैं, आपको बैंक का एडवांस बढ़ाना है। और जितने भी अदर ऑपरेशन वर्क होते हैं लाइक बैलेंस इंक्वायरी। और मेरे को भी लगता था पता नहीं एफओस क्या काम करते होंगे, बट एफओस सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बस एग्री का ही देखना होता है, आपको एज ए कैशियर भी काम करना होता है। आपको जितने भी ऑपरेशन वर्क इन द सेंस कि आपको एटीएम पिन, आप किसी को एटीएम अप्लाई करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, और बैलेंस इंक्वायरी है, किसी का पैसा कट गया वो पूछता है क्यों कट गया, ये भी बताना होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अगर आप बैंकिंग में आ रहे हैं तो आपको सारे काम करने होंगे। अगर मैनेजर नहीं है तो आपको एज ए मैनेजर भी काम करना होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश काफी बड़ा ही हर्डल होता है, तो आप अपनी इंग्लिश पे काम करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा मेरे को क्या करना है, मेरे को एमएससी करना है, पीएचडी करना है, मेरे को एफओ करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो काफी सीरियस होते हैं, जिनको समझ नहीं आता हमें क्या करना है। तो आप एक काम करो, कुछ मत करो, आप अपनी इंग्लिश पे वर्क करो बस। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, आप अपनी इंग्लिश पे काम कर लो बस। आप अपनी इंग्लिश को सुधार लो, जो कि आपको पूरी लाइफ आपको सिखाएगी। आप बहुत कुछ सीख जाते हो अगर आप इंग्लिश पे अपनी काम करते हो ना। आप एक पूरा डिफरेंट कल्चर आप सीखते हो। इट्स नॉट जस्ट जस्ट द लैंग्वेज, आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, इंग्लिश पे काम करो। आप कोई भी एग्जाम देना हो, आपको सब जगह पे हेल्प मिलेगी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। आप अगर प्राइवेट में भी जाते हो तो आपको वहां पे भी काफी अच्छी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इंग्लिश के साथ आपकी जब सीखते हो तो आपकी ओवरऑल एक कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है। ठीक है। सेकंड चीज है कि आप ज्यादा एग्जाम्स में ना घुसें, कि बहुत सारी चीजें आप एक साथ मत करें। आप डिसाइड कर लें हमें क्या करना है, और जो भी करना है उसको अच्छे से करें, अपना फुल टाइम डेडिकेटेड होकर करें। एक पूरा कल्चर बन जाता है कि हम सबको, जहाँ पे कुछ होता है कि साउथ में पूरा जेआरएफ चलता है, कुछ जगह पे एयरफोर्स चलता है, तो हम लड़के पूरा कोचिंग से कोर्स खरीद लेते हैं, सोचते भी नहीं है। तो कोचिंग्स में ज्यादा नहीं घुसना है, ऑनलाइन क्लासेस को अवॉइड करना है, कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। एक स्पेसिफाइड कंटेंट को टारगेट बना के हमें चूज करना है। अपने सीनियर्स के टच में रहें, जिसने किया है एग्जाम उनसे पूछें, वो आपको गाइड करेंगे। अपने मन से कोई भी कोर्स नहीं खरीद लेना है। ऐसे कुछ भी खरीद लिया और उसमें पूरा टाइम हमने लगा दिया, मैंने देखा है कि कोई भी कोर्स खरीद लेते हैं, उसमें 4 4 घंटे 5 5 घंटे ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं, जबकि वो मेहनत कर रहे होते हैं, बट उसका आउटपुट इतना नहीं होता है। अपने एरिया को टारगेट करके कम समय में हम कहाँ पे ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, हमें उस एरिया में टारगेट करना है, उस एरिया में हमको मेहनत करनी है। आप कर सकते हो अगर आप डिटरमाइन हो। और रिसोर्सेस हमेशा अवेलेबल हैं। आप इस एरा में हो कि आपके पास रिसोर्सेस की कमी है ही नहीं। थोड़ा सा अपने ब्रेन को स्मार्टली यूज कीजिए। सारी चीजें अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, फ्री मॉक से लेके सब कुछ, गाइडेंस भी फ्री अवेलेबल है। आप टच करेंगे यूट्यूब टेलीग्राम पे जाइए, सारे नोट सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है। बस थोड़ा सा अपने ब्रेन को खोल के ओपन करके यूज कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए क्या सही है क्या गलत है, एक बार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। हम ये ढूंढते रहते हैं कि क्या सही है, हम तब स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ना तो शुरू कीजिए, आपको पता चल जाएगा हाँ ये मेरे को नहीं पढ़ना, ये मेरे को पढ़ना है। एक बार आप स्टार्ट कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू ब्रो फॉर इनवाइटिंग मी। एंड थैंक्स अ लॉट।